हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो फर्स्टली हमारे पास कॉलम मटेरियल होना चाहिए, डायमेंशन उसका देखेंगे क्या होगा, टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स एंड द सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन होगा उसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ आयन, नेचर ऑफ आयंस, एफिशिएंसी ऑफ द रेजिस, पार्टिकल साइज, स्ट्रक्चरल टाइप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैकिंग ऑफ द कॉलम, मोबाइल फेस, एसिड्स, एल्कली, बफर्स हमारे क्या होंगे, एज अ मोबाइल फेस एक्ट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफ, एनालिसिस ऑफ द इल्यूट एंड रीजनरेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कॉमन कॉलम मटेरियल एंड द डायमेंशन क्या होना चाहिए। कॉलम्स यूज इन द लैबोरेटरीज आर मेड अप ऑफ ग्लास, फर्स्टली वो ग्लास से बना होगा। इन इंडस्ट्रीज आर मेड अप ऑफ आइदर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, लेकिन हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील होगी। और जो पॉलीमर्स होगा, पॉलीमर्स विच आर रेजिस्टेंट टू द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, यानी या तो हमारा जो कॉलम होगा स्टेनलेस स्टील से डिज़ाइन होगा या फिर पॉलीमर से डिज़ाइन होगा, जो कि हाईली रेजिस्टेंस होगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए। द कॉलम डायमेंशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कॉलम का डायमेंशन है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए हमें पॉइंट ऑफ मतलब हम नोट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉलम का डायमेंशन होगा वो कितना होना चाहिए, जो उसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। डायमीटर रेशियो ऑफ द 20:1 से लेके 100 रेशियो 1 फॉर हायर एफिशिएंसी कैन बी यूज। अगर हमें हाई एफिशिएंसी सेपरेशन चाहिए तो 100 रेशियो 1 तक का हम रेंज चूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, सेकेंड हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन होगा वो क्या होना चाहिए। डिपेंड्स करता है टाइप्स ऑफ आयन, हमारा किस तरह का हमें सैंपल मिला हुआ है, हमें किस तरह के आयन को सेपरेट करना है, उसके बेस पे हमारा कैटायन एनायन होगा। नेचर ऑफ द आयंस, हमारा जो आयंस का नेचर है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। एफिशिएंसी ऑफ द रेजिन कितनी है, इट इज़ मेजर्ड बाय द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी कि हमारे जो आयन रेजिन्स की एफिशिएंसी अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को मेज़र करेंगे। जैसे कि अब आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द टोटल आयन एक्सचेंज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंजेबल फंक्शनल ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड एज अ मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन, यानी कि पर ग्राम रेजिन हमारा कितने अमाउंट में, कितने इक्विवेलेंट अमाउंट में हमारा जो रेजिन है वो आयन को एक्सचेंज कर पा रहा है, टोटल कितनी एक्सचेंज हो रही है फंक्शनल ग्रुप, वो डिपेंड करेगा उसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है। ओके, जो कि हमारे मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम होगी इक्वल टू द 1000 पर इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ द रेजिन, हमारे पार्टिकल साइज का मतलब रेजिन का पार्टिकल साइज क्या है, पोरस है, पैलिकुलर है। अमाउंट ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एजेंट, यानी कि जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है उसका अमाउंट कितना है, विच डिसाइड द स्वेलिंग ऑफ द रेजिन। जितने अमाउंट में क्रॉस लिंकिंग एजेंट होगा स्वेलिंग उतनी ज़्यादा होगी रेजिन में, तो इस तरीके से जो उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी वर्क करने की, और जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी रिलायबल होगा। ओके, पैकिंग ऑफ द कॉलम कैसे होगा, वेट पैकिंग मेथड हम कर सकते हैं। रेजिन्स को मोबाइल फेस के साथ हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे कॉलम में यूनिफॉर्मली। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देखिए, हमने पिछले लेक्चर में अभी मतलब सॉरी पिछले स्लाइड में हमने देख लिया था, पैकिंग हो गई थी हमारी। अब हम देखेंगे मोबाइल फेस, जो मोबाइल फेस है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर लेस यूजफुल। जो हमारा मोबाइल फेस है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, दे आर नॉट यूज्ड एट ऑल। अगर हम कहें कंक्लूसिवली तो ये ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होता है। ओनली स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एल्कली बफर्स आर यूज्ड एज अ इल्यूटिंग सॉल्वेंट। तो हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एसिड एल्कली, या फिर हम बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज अ इल्यूटिंग सॉल्वेंट। 0.1 नॉर्मल HCl, 1 नॉर्मल NaOH, फॉस्फेट बफर्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एज अ मोबाइल फेस यूज़ किए जाते हैं। एसिटेट बफर, बोरेट बफर, फॉस्फेट थैलेट बफर्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, मोबाइल फेस के, जो कि हमारे रेजिन्स के थ्रू पास करवाए जाएंगे इल्यूशन करने के लिए। वो हमारे रेजिन जो आयंस हमारे रेजिन से अटैच होंगे उन्हें सेपरेट कर
करने के लिए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम एंड इल्यूशन। अब हमने इल्यूशन भी करवा लिया, तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सैम्पल, डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम इज डन बाय यूजिंग डिफरेंट मोबाइल फेस। अब हमने अपने रेजिन में सैंपल भी ऐड कर दिया है, और हम जब इल्यूशन पास करवाएंगे, मोबाइल फेस पास करवाएंगे, तो हमें क्या होगा, हमारा एक क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा। एज मेंशन अर्लियर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर लेस यूजफुल। जैसा कि मेंशन किया गया है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा वो लेस यूजफुल है हमारे लिए। एंड ओनली एसिड, एल्कली एंड बफर्स ऑफ डिफरेंट pH आर यूज्ड एज अ मोबाइल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है, देर आर टू इल्यूशन टेक्निक, आइसोक्रेटिक इल्यूशन, ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन में क्या होता है, जो हमने रेशियो सेलेक्ट किया है सॉल्वेंट का, वो हमेशा फिक्स रहेगा ड्यूरिंग द वॉल प्रोसेसिंग। मतलब हम वहाँ पे जो रेशियो है सॉल्वेंट का मोबाइल फेस का, वो चेंज नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द आयंस जो कि हमें सेपरेट करना है, उसकी एफिनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर किसी तरीके के चेंजेस के लिए, या फिर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो बहुत ही कह सकते हैं बहुत सारे मिक्सचर से बना हुआ है सैम्पल, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। यानी हम जो सॉल्वेंट का नेचर है, रेशियो है, उसे हम चेंज करते रहते हैं इन बिटवीन द वॉल प्रोसेस। सो इन ग्रेडियंट हम कह सकते हैं, in gradient elution technique, initially less acidic or basic character is used, followed by increasing the acidity or basicity of the mobile phase। यानी कि स्टार्टिंग में हम लेस एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वाला सॉल्वेंट लेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा हम क्या करेंगे, अपनी जो सॉल्वेंट की मोबाइल फेस की एफिनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएंगे बफर सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से ग्रेडियंट इल्यूशन मेथड भी अप्लाई किया जाता है। आइसोक्रेटिक में हम क्या कर रहे हैं, सेम सॉल्वेंट ले रहे हैं, एसिड और बेसिक जो भी ले रहे हैं बफर होगा। ओके, सो ग्रेडियंट इल्यूशन में अगर हमें देखें, दिस इल्यूशन टेक्निक इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जो ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक है, ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो। द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ द इल्यूएंट इज़ कलेक्टेड। अब जो इल्यूएंट अलग अलग फ्रैक्शन में कलेक्ट किए जाएंगे, वॉल्यूम वाइज कलेक्ट करेंगे, टाइम वाइज, और उसे हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टर्स। ओके, ये हमारा इल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्ब टू अनदर बाय वॉशिंग इट विद अ सॉल्वेंट। यानी इल्यूशन प्रोसेस होता क्या है, अगर हम बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं, हम किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो हमारे सॉलिड सरफेस से, यानी स्टेशनरी फेस से क्या हो गया है, एड्सॉर्ब हो गया है, उसे हम सॉल्वेंट पास करवा के, वॉशिंग करवा के उसे सेपरेट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम इल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इल्यूएंट क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, स्टेशनरी फेस जो कि स्टेटिक इन नेचर होता है, इल्यूएंट यानी जो हमारे इल्यूएंट यानी सॉल्वेंट के साथ जो हमें एनालाइट ऑब्टेन हुआ, वो हमारा इल्यूएंट कहलाएगा। ओके, उसे द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस दैट वाज एड्सॉर्ब टू अनदर इज, हम इसी को इल्यूएंट कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कॉलम को रिप्रेजेंट किया है किस तरीके से, वहाँ पे जो हमारा आयन है वो रजिस्ट हो चुका है। जैसे कि हम देख सकते हैं, फर्स्टली जो पिंक कलर में हाईलाइट किया गया है, more highly charged molecules are more tightly bound to the resin and so travel slowly and elute later। यानी कि ऐसे चार्ज आयन जो हमारे स्टेशनरी फेज से काफ़ी स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होंगे, हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, वो हमारे इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बहुत ही स्लो ट्रेवल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एफिनिटी ज़्यादा किस में है, हमारे स्टेशनरी फेज के आयन से। ठीक है, ओके, मॉडरेटली चार्ज मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रेटिंग बिटवीन द रेजिन्स एंड द मूविंग बफर मोर रेडली। यानी कि एज कम्पेयर टू जो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉडरेटली चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करते हैं, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी कि उनकी कुछ एफिनिटी हमारे सॉल्वेंट की तरफ होती है, कुछ एफिनिटी उनकी स्टेशनरी फेज की तरफ होती है, इसलिए थोड़ा सा वो फास्ट मूव करते हैं हमारे एज कम्पेयर टू द मोर हाईली चार्ज मॉलिक्यूल्स। लेस चार्ज मॉलिक्यूल्स बाइंड लेस स्ट्रांगली टू द रेजिन। जो हमारे लेस चार्ज वाले मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे रेजिन से वीकली बाइंड होंगे, और वो बहुत ही फास्ट रन करके हमारे इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे एज अ इल्यूएट। ओके, जो बफर से रीडली क्या होंगे, सॉल्युबलाइज होके इल्यूट हो जाएंगे। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द इल्यूट। अब जब हमें इल्यूट मिला, इल्यूट मतलब हमारा जो फाइनली
जो एनालाइट सेपरेट होकर हमारे सॉल्वेंट बफर के साथ आया है, अब हम उसे एनालाइज करेंगे। सेवरल मेथड ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज्ड विच डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल। अब नेचर क्या है हमारे सैंपल का, क्वांटिटी क्या है, उसके बेस पे अलग अलग मेथड है एनालिसिस के लिए। फर्स्टली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, पोलैरोग्राफिक मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, एम्पिरोमेट्रिक मेथड, फ्लेम फोटोमेट्रिक मेथड, रेडियो केमिकल मेथड यानी कि कीगर म्यूलर काउंटर, आयनाइजेशन चैम्बर मेथड। आफ्टर एनालाइजिंग सिमिलर फ्रैक्शंस आर मिक्सड इन ऑर्डर टू गेट प्योर आयंस और कंपाउंड्स ऑफ ईच टाइप। अब हमने जब एनालाइजिंग कर लिया, जो सिमिलर फ्रैक्शन रहेगा, जो सेम ऐसे हमारे हमने कई फ्रैक्शन जैसे हमने ऑब्टेन किया, सबका अगर नेचर सेम हुआ तो हम सबको मिक्स करके हम एक सिंगल्स अपना एनालाइट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज। अब जो आयन एक्सचेंज हमने किया उसमें अगर हम सोचते हैं कि हमारा जो आयन एक्सचेंज रेजिन है दोबारा उसे रिकवर कैसे करें, तो उसके लिए रीजनरेशन मेक्स द यूज्ड आयन एक्सचेंज रेजिन टू बी एज एफिशिएंट एज वर्जिन रेजिन। तो हम उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम उसे रीजनरेट करते हैं। रीजनरेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्सचेंजेबल कैटायंस और आयनाइंस प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रेजिन्स। यानी कि अब हम कह सकते हैं रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट कर देना जो एक्सचेंजेबल आयन कैटायंस एनायंस प्रेजेंट थे हमारे ओरिजिनल रेजिन्स में। हैंस रीजनरेशन ऑफ द कैटायन एक्सचेंज रेजिन इज डन बाय द चार्जिंग द कॉलम विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl एसिड। अगर हमारे पास कोई कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है उसे फिर से हमें क्या करना है, रीजनरेट करना है, मतलब उसे आयन फ्री करना है, तो उसके लिए हम HCl सॉल्यूशन को पास करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग HCl सॉल्यूशन को, तो वो हमारा रीजनरेट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई एनायन एक्सचेंज रेजिन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके हम उसे रीजनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनायन रेजिन्स। और ये हमारा डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन होता है हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे फर्स्टली हम देख रहे हैं एलिवेंट है, एलिवेंट हमारा मतलब कि बफर सॉल्यूशन पंप के थ्रू होता हुआ जाएगा 10 पोर्ट स्विचिंग बॉल्ब, और यहाँ से क्या होगा वो हमारे किस में आएगा, आयन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज कॉलम में भी आएगा और कैटायन एक्सचेंज कॉलम में आएगा। नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्शन वॉल्व के थ्रू सैम्पलिंग कर रहे हैं और इस तरीके से एक साइड से हम ड्रेनिंग कर रहे हैं। अब जो फाइनली हमें ड्रेन करने के बाद सैंपल मिलेगा, हम उसे क्या करेंगे, कंडक्टिविटी डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट करके और डाटा को प्रोसेस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, पीक मिल जाएगी। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह का आयन प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्टली नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन। मेन हमारी डिपेंड करेगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, वो होता है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन, क्योंकि आयन एक्सचेंज रेजिन ही डिसाइड करेगा किस तरह का आयन कितने स्ट्रेंथ के साथ, उसके साथ एफिनिटी के साथ अटैच होगा और किस तरह के आयन को वो सेपरेट कर सकता है, कैटायन को या फिर एनायन को। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द एक्सचेंजिंग आयन, और दूसरा हमारा डिपेंड करता है जो सैंपल में प्रेजेंट आयंस हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी एक्सचेंजिंग पावर क्या है। Okay, so firstly, nature and properties of ion exchange resin. Cross-linking and swelling is important factor which depends on the proportion of the cross-linking agent is and polystyrene। यानी कि जो क्रॉस लिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी रेजिन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए, जो कि डिपेंड करती है कि उसके पास क्रॉस लिंकिंग एजेंट कितना ज़्यादा है, हम कह सकते हैं पॉलीस्टायरीन। ओके, When more cross-linking agent is present, they are more rigid but swell less। यानी कि अगर क्रॉस लिंकिंग एजेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में वो हाईली रिजिड हो जाएंगे, स्वेलिंग कम होगी। When swelling is less, जब स्वेलिंग कम होगी, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइजेस इज डिफ़िकल्ट। तो स्वेलिंग कम होगी तो जो अलग अलग साइज़ के हमारे चार्ज होंगे उनका सेपरेशन डिफ़िकल्ट होगा, एज दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स। तो वो पास हमारे पोर्स के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे, एंड इट बिकम सेलेक्टिव टू आयंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। और इस तरीके से सिर्फ हम सिलेक्टिव आयंस को ही सेपरेट कर पाएंगे, सारे आयंस सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन। हमारे एक्सचेंजिंग आयन का नेचर क्या है, उसकी वैलेंसी ऑफ आयंस क्या है, साइज ऑफ आयंस क्या है,
पोलराइजेबिलिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ द आयंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एंड द चार्ज ऑफ आयंस। इफ़ रेजिन हैज़ अ हायर पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने मान लिया हमारे जो रेजिन है उस पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, एंड सॉल्यूशन हैज़ अ लोअर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो एक्सचेंजिंग इज़ फेवर्ड एट हाई कंसंट्रेशन। तो जो एक्सचेंजिंग होगा वो डिपेंड करेगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ फेवर करेगा। इफ़ द रेजिन हैज़ अ लो पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे रेजिन के पास लेस पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन हैज़ हाई पॉजिटिव चार्ज, देन एक्सचेंज इज़ फेवर्ड एट द लो कंसंट्रेशन। तो हमारी जो एक्सचेंज प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करेगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ द रेजिन्स। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस क्या हैं। कन्वर्जन हम कर सकते हैं फ्रॉम वन सॉल्ट टू अनदर, अगर हमें किसी तरह के सॉल्ट का कन्वर्जन करना है तो हम वहाँ पे आयन एक्सचेंज के थ्रू इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम अ टेट्रा प्रोपाइल सॉल्ट ऑफ सम अदर एनाइन। ओके, हाउस होल्ड जैसे कि हमारी लॉन्ड्री हो गई, डिटर्जेंट्स, वाटर फिल्टर्स टू प्रोड्यूस द सॉफ्ट वाटर। अगर हमें सॉफ्ट वाटर प्रिपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करके सॉफ्टनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसे मिनरल्स को रिमूव कर देंगे जो कि हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आयन एक्सचेंज इज़ यूज टू प्रिपेयर द डी आयनाइज वाटर, और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डी आयनाइज वाटर प्रिपेयर करना है तो उस केस में भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। सेपरेट एंड प्योरीफाई मेटल्स, कोई हम मेटल है उसे सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, डी एल्कलाइजेशन करना है, एनालिसिस, प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन करना है, सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, इन सभी में इसका रोल हो सकता है। यही हमारी कुछ एप्लीकेशंस है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो more.